नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो छठा चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्थैतिक तथा प्रावैगिक अर्थशास्त्र। उसका सबसे पहला टॉपिक स्थैतिक अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हमने थोड़ा सा उसका इतिहास देखा, साथ ही साथ अर्थ देखा, परिभाषा देखा और उसकी विशेषताएं देखा। इस वीडियो में हम स्थैतिक अर्थशास्त्र के प्रकार देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, BA, MA या फिर BCom वगैरह में, MCom वगैरह में बन जाते हैं। ठीक है, समझिए टाइप्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझिए माइक्रो स्टैटिक इकोनॉमिक्स। इसको इकोनॉमिक्स की जगह इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है ना, ऐसे इसीलिए भी इसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम निकालते क्या है, इक्विलिब्रियम। जहाँ पर इक्विलिब्रियम सामने बन रहा है वहीं निकालते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोस्टैटिक इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। वेस्ट माइक्रो मतलब जब माइक्रो लेवल पे करते हैं किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के कंजम्पशन का या फिर एक फैमिली का, एक फर्म का करते हैं, तब हम उसको माइक्रो स्टैटिक इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दूसरा है समष्टि स्टैटिक संतुलन, जिसको मैक्रो स्टैटिक इकोनॉमिक्स बोलते हैं या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तीसरा है तुलनात्मक स्टैटिक, जब तुलना करके हम निकालते हैं तो उसको कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स और इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं, आपको हम कर्व के माध्यम से बताएंगे। ये रहा इसका कर्व। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए। व्यष्टि स्टैटिक संतुलन यानी माइक्रो स्टैटिक इकोनॉमिक्स और इक्विलिब्रियम। व्यष्टिपरक स्थैतिक संतुलन के अंतर्गत एक इकाई के साम्य का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है माइक्रो, और माइक्रो में किसी इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं। यही चीज़ बोल रहा है, किसी एक इकाई के साम्य का अध्ययन करते हैं। साम्य कहाँ पर हो रहा है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो में आप अध्ययन किसका करते हैं, मांग और कीमत का, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, कीमत कहाँ पर आ रही है, उस कीमत पर कितनी मांग हो रही है, ये करते हैं ना। तो चलिए करके देखते हैं। वाई एक्सिस पर हमने कीमत लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वस्तु की मात्रा ली। अब देखिए इसकी कीमत P है जो कि यहाँ पर इधर जा रही है, ठीक है, और साथ ही साथ और वस्तु कहाँ है, वस्तु की लाइन ये जा रही है। अब हम एक लाइन खींचते हैं, एक इधर से खींचते हैं, वस्तु की मात्रा और कीमत। तो देखिए वस्तु की मात्रा और कीमत कहाँ पर मिल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, यही साम्य की अवस्था है। ठीक है, इसी को व्यष्टि स्थैतिक संतुलन माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर O और P किसके बराबर है, OM के, जहाँ पर यही इक्विलिब्रियम हो रहा है, यही कीमत का निर्धारण हो रहा है। इसको व्यष्टिपरक स्थैतिक संतुलन कहा जाता है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। यही है, इसको अगर लिखने पे आ जाओ तो ये इस पर 2 पेज लिख जाएंगे, लेकिन कर्व केवल छोटा सा बना दो, उसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है, बड़ी अच्छा मजा आएगा। इसी का दूसरा पार्ट है समष्टि स्टैटिक। अब मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो में इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं, एक फैमिली का करते हैं, एक फर्म का करते हैं, नहीं, हम जब फर्म का पूरा समूह हो जाता है, आय का निर्धारण या फिर किसका सिद्धांत, जैसे इन्फ्लेशन का, पूरे टैक्सेशन का, बहुत बड़े बड़े जो लेवल पे जो किया जाता है उसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं आय, कुछ इसके विषय में पहले पढ़ते हैं कि समष्टि स्थैतिक संतुलन के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पूरी अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, तिब्बत की अर्थव्यवस्था, नेपाल की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, इनका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस समष्टि स्थैतिक विश्लेषण को प्रोफेसर कीन्स ने सर्वाधिक महत्व दिया था, इसीलिए उनकी 1936 में पुस्तक आई थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक पुस्तक आई थी, उन्हीं से, उसी बुक से क्या हुआ था, बहुत महत्व बढ़ गया था समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसका उपयोग संपूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय स्तर आदि के नए संतुलन के निर्धारण के लिए किया जाता है। केंजियन मॉडल के अनुसार राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर समस्त मांग वक्र तथा समस्त पूर्ति वक्र के संतुलन के बिंदु पर निश्चित होता है। इनके कहने का मतलब है राष्ट्रीय आय वहां पर होगी जहां पर समस्त मांग कैसे जाती है, ऐसे, और समस्त पूर्ति कैसे जाती है, ऐसे। ठीक है, जहां पर ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहीं पे कह रहे हैं आय का निर्धारण होगा। अब आइए हम कुछ इसको समझ के देखते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर देखिए उपभोग और विनियोग है। आप जानते हैं वाई इक्वल टू सी आई होता है, यानी आपकी जितनी भी आय होती है वो आप 2 चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। या तो सी मतलब कंजम्पशन कर लेते हैं, कपड़े लत्ते खरीद लेते हैं, पढ़ाई में खर्च कर देते हैं, दवाइयों में खर्च कर देते हैं, जो बचता है उसकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसको आई बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? यही चीज़ बोला गया है। वाई का मतलब होता है कुल राष्ट्रीय आय और सी का मतलब हो गया कुल उपभोग। यहाँ पर पूरे देश की बात हो रही है, ध्यान रखिए, पूरे देश की बात हो रही है। हम लोग की पूरी आय कुल राष्ट्रीय आय होगी। हम जो लोग जो खरीदेंगे, कपड़े लत्ते जो भी करेंगे, खर्चा करेंगे पढ़ाई वगैरह में, किताबें खरीदेंगे, वो सब सी में आ जाएगा, और हम लोग जो बचत करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको वो आई में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? अब यहाँ से देखो वाई एक्सिस पर हमारा उपभोग और विनियोग हो गया, और ओ एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, आय हो गया। अब देखिए यहाँ से 45 डिग्री पर क्या जा रही है, आय की रेखा जा रही है। अब आप कहेंगे 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा,
क्योंकि आपकी आय जीरो हो सकती है। आप एग्जाम्पल मानिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं कोई काम ना करूँ तो मेरे पास पैसा आएगा नहीं। यानी कि जिस सिचुएशन में होंगे उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए जीरो से स्टार्ट किया गया है। अब मुझे बताइए उपभोग का यहाँ से क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि उपभोग का मतलब होता है खाना पीना, रोटी दाल चावल खाना। अब जब खाएंगे नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस रह जाएगा नहीं, हम मर जाएंगे। उसका मतलब तो क्या अध्ययन किया जाएगा अर्थशास्त्र का? मतलब अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास आय भले जीरो है लेकिन कंजम्पशन हमें थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, भले आप उधार लेकर खाएं, ठीक है। बहुत लॉन्ग समय तक, लॉन्ग लास्टिंग तो आप उधार लेकर नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं आप उधार लेकर खाएंगे, थोड़ा बहुत तक कंजम्पशन करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। तो यही चीज़ है कि यही रीज़न है कि आय का रेखा जो है वो बीच से निकलती है 45 डिग्री पे, और जो उपभोग है वो थोड़ा सा ऊपर से निकलती है, क्योंकि इतना उपभोग रोटी कपड़ा और मकान तो आपको चाहिए ना। ये समझ लीजिए रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है। अब हम समझते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आय के स्तर यहां पर जा रही, कंजप्शन यहां पर जा रहा। अब हुआ क्या, आपने इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा किया, इन्वेस्टमेंट करने से हुआ क्या, आपकी आय बढ़ गई और आय जो है आय ऊपर बढ़ के यहाँ पर आ गई। वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट की एक लाइन सी प्लस आई खींचे तो यहाँ पर जो क्या बन रहा है, ई जो पॉइंट आ रहा है, यही आपका इक्विलिब्रियम है, यही आय का निर्धारण होगा। यही चीज़ इसमें कहा गया है, कीन्स ने भी यही कहा है। हम बहुत 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 ज़्यादा डीप में नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इसको शॉर्ट में समझिए। ये चीज़ पढ़िए आप ध्यान से और इसको देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जो मैंने बात बोली है ना अभी पिछली लाइंस में कुछ, उनको समझिए, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगला जो है वो है कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक स्थैतिक। ध्यान रखिएगा स्टैटिक की बात अभी चल रही है। अब हम देखते हैं स्टैटिक में क्या होता है। तुलनात्मक स्थैतिकी स्थैतिक तथा प्रावैगिक विश्लेषण के बीच का अध्ययन की विधि होती है। इसमें जो स्थैतिक है अवस्था और जो प्रावैगिक है उसके विश्लेषण के बीच के अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण के अंतर्गत केवल प्रारंभिक संतुलन अवस्था की तुलना अंतिम अवस्था से जो कि परिवर्तन के फलस्वरूप अंततः प्राप्त होती है से की जाती है। इसका मतलब समझिए आप, पहले संतुलन कहाँ बन रहा था, यहाँ। दूसरे नंबर पर किसी कारणवश संतुलन यहाँ पर बन रहा है। इन दोनों को जो हम तुलना करेंगे इसी को हम लोग कंपैरेटिव स्टैटिक इकोनॉमिक्स या कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इस विधि में विभिन्न संतुलन अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो बना और यहाँ पर जो बना इक्विलिब्रियम, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इसी को हम कंपैरेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम या इकोनॉमिक्स कहेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण की सहायता ली थी। मतलब इसी की सहायता से प्रोफेसर मार्शल ने कीमत सिद्धांत बनाया था। जैसा कि हमें ज्ञात है कि स्थैतिकी विश्लेषण में मांग तथा पूर्ति वक्र दिए हुए होते हैं। आप जानते हैं स्थैतिकी विश्लेषण में क्या होता है, हम मांग जो पूर्ति वक्र होता है, ये हो गया मांग और ये हो गया पूर्ति वक्र दिया होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है, लेकिन तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन तुलनात्मक में क्या होता है, उसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहला कहाँ पर बना इक्विलिब्रियम, यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर बना, तो देखो चेंज हो गया। यही चीज़ ये दिखाया गया है। इन परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता है, परिणाम स्वरूप नया। अब आप समझिए ना, परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं। बार बार महंगाई किसी के भी दम हो ना, किसी भी देश के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री में दम हो, किसी भी देश के राजनेता में दम हो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी की भी दम नहीं है भाई, नहीं रोक सकता है। महंगाई धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ठीक है। हाँ ये चीज़ है, कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल और रोकना, स्टॉप करना दोनों अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। स्टॉप का मतलब बिल्कुल रोक देना। आज 10 रुपये का एक पेन मिल रहा है तो 20 साल के बाद भी 10 रुपये का एक पेन मिले, ठीक है। इसको नहीं रोक सकते। हाँ इसको रोक सकते कि आज 10 का है, आपने उल जलूल खर्चा किया, ना जाने अयाशी मड़वाया, ना किसी क्या बहुत गलत काम किए, ठीक है, पैसा खूब खर्चा कर दिया, तो 10 साल के बाद मान लीजिए, मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश में बर्बादी, जैसे बड़े बड़े नेता खूब सारा पैसा फालतू फिजूल खर्चा कर रहे हैं, तो देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी ना। जो 10 रुपये का आज पेन मिल रहा है वो 20 साल के बाद पता चले 50 रुपये का मिले। लेकिन इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को इतना अच्छा बनाएं कि आज जो 10 रुपये का पेन मिल रहा है वो 10 साल के बाद केवल 3-4 रुपये बढ़े, 15 रुपये का मिले, 50 रुपये का नहीं। इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखते हैं तुलनात्मक स्थैतिकी में नए तथा पुराने संतुलन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया, परंतु इनके बीच की स्थिति का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस व्याख्या को हम चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बीच का अध्ययन नहीं करते हम लोग, इसके बीच का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में किस कारण आया, कैसे आया, ठीक है, और यहाँ का अध्ययन फिर इसका तुलना कर देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन के बीच में क्या हुआ ना, ये सब हम अध्ययन नहीं करते हैं। यही चीज़ हम बोल रहे हैं। मांग और पूर्ति का संतुलन ई बिंदु पर है, ठीक है। आप जानते हैं मांग और पूर्ति, ये हो गई वस्तु की कीमत
और ये पूर्ति, ये डिमांड हो गई यहाँ पर और ये सप्लाई हो गई यहाँ पर, ई बिंदु पर है, ठीक है, पहला है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद देखिए जहां ओपी कीमत पर वस्तु की मांग ओ एक्स है, ओपी कीमत है यहां से लेकर ओपी, और कीमत की वस्तु की मांग कितनी है, ओ एक्स है, यहां से यहां तक है, ठीक है, यानी कि ओ एक्स बराबर ओपी, ठीक है। माना अब व्यक्तियों की आय बढ़ जाती है, और मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की, बहुत सारे व्यक्तियों की क्या हो गई, आय बढ़ गई, जिससे उनकी क्रय शक्ति, अब जब आय बढ़ जाएगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी ना भैया, क्रय शक्ति बढ़ जाने से मांग बढ़कर D1 हो जाती है। अब जब क्रय, अब आप समझिए ना, आपके पास पैसा कम था तो आप इतना खरीद रहे थे यहाँ पर बना, लेकिन ये डिमांड आपकी आ रही थी, ये लाइन जा रही थी, लेकिन आपके पास पैसा आया, बोला आपने क्या सोचा कि भाई साहब पैसा तो आ गया है, अब थोड़ा खरीदो भाई, वस्तु की मांग आपने क्या की, यहाँ से बढ़ा करके यहाँ कर दिया, तो प्राइस भी बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, कि बात समझ में आ रही है। अब आपका जो इक्विलिब्रियम बनेगा ना वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और नया संतुलन E1 स्थापित हो जाता है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तुलनात्मक स्थिति के विश्लेषण के अंतर्गत हम नई संतुलन अवस्था E1 की व्याख्या करते हैं और नए संतुलन की तुलना प्रारंभिक संतुलन से भी करते हैं। हम यहाँ इस बात का अध्ययन नहीं करते हैं कि नया संतुलन E1 पुराने संतुलन से किस प्रकार आगे बढ़ता है और किसके आगे बढ़ने का क्या और कैसा पथ रहा है या रहा होगा, ठीक है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए कि प्रोफेसर मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के लिए अपने समयावधि विश्लेषण में तुलनात्मक स्थितिकी विश्लेषण का प्रयोग किया था, जैसे कि अभी ऊपर भी बताया था कीमत सिद्धांत के लिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वो इसी का यूज किया था प्रोफेसर मार्शल ने। निसंदेह वास्तविक जगत के परिवर्तनशील तथ्यों का वास्तविक एवं सही अध्ययन प्रावेगिक विश्लेषण में होता है। तो ये निसंदेह है कि वास्तविक जो जगत में है वो ऐसा ही होता है, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, एक साम्य टूटता है, इक्विलिब्रियम टूटता है, दूसरा बनता है, दूसरा बनता है, तीसरा टूटता है, दूसरा टूटता है, तीसरे पे आता है, तीसरा टूटता है, चौथा आता है, ऐसे करके आता जाता है। इन्हीं का अध्ययन हम वास्तविक लाइफ में करते हैं, ठीक है। स्थिर रहे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ स्थिर जो अभी हमने पढ़ा था ना, स्थैतिक, हम पढ़ भी रहे हैं यही चीज़। माइक्रोस्टैटिक, स्टैटिक वाले में क्यों हम करते हैं, ताकि हमको बेसिक आइडिया हो जाए। जैसे बेसिक का मतलब समझिए, आपको इंग्लिश अगर पढ़नी है तो ABCD पढ़नी पड़ेगी, तो मान लीजिए जो ABCD है वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, वो रुकी हुई है, लेकिन जैसे आपको ABCD पढ़ना तो परफेक्ट हो जाते हैं तो आप कोई भी इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है, यही चीज़ बोला। और जो कोई भी इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपको नए नए बार बार वर्ड्स मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो डायनेमिक हो जाएगा। ये स्टैटिक है, वो डायनेमिक है, स्टैटिक डायनेमिक, स्टैटिक डायनेमिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस यही है। उसके बाद स्थैतिक अर्थशास्त्र की एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम उसका महत्व देखेंगे और उसकी सीमाएं या दोष देखेंगे। उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों की तुलना करेंगे। बाय बाय।